जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझते हैं ल्यूसेंट के बारे में, जो कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं? जो ल्यूसेंट, जैसे कि जीके जीएस की तैयारी बहुत मुश्किल हो जाता है करना। जैसे कि हिस्ट्री का क्लास अलग लगाना पड़ता है, पॉलिटिकल का अलग, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का अलग, सब क्लास मतलब अलग अलग लेना पड़ता है। और बहुत सारी नोट्स हो जाते हैं, मोटा मोटा नोट्स हो जाता है, जिसका सटीक तैयारी क्या है और हम किस तरह से इस तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक आता है ल्यूसेंट बुक, जिससे हम तैयारी बहुत ही अच्छा तरीका से कर सकते हैं। जैसा ये देखिए, ये नीली नीली किताब जो है ल्यूसेंट जीके, यहाँ पे इस किताब से जो जीके जीएस की तैयारी होती है, सबसे मस्त तैयारी यहाँ से जीएस की तैयारी सबसे अच्छा माना जाता है ल्यूसेंट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे हो गया बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आप बीपीएससी की प्री तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए एनफ है। मान के चलिए आप हिस्ट्री का क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स लेते हैं, फिर ज्योग्राफी लेते हैं, बहुत सारे क्लास हो जाते हैं। जैसे कि आप उतना क्लास कर करके आप मान के चलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो लड़के हैं, तो उसको बहुत सारे मतलब टेंशन हो जाते हैं। इसके लिए देखिए, ल्यूसेंट बुक एक एनफ है। मतलब ये आप तैयारी कर लेते हैं तो जीएस के तैयारी 75 से 80% हो जाते हैं लगभग। ठीक है ना? तो इस चीज़ के लिए ल्यूसेंट बहुत अच्छा माना जाता है। इस बुक का आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो हर एक एग्जाम के लिए, कंपटीशन की जिस भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता है, ठीक है, बीपीएससी के प्री लेवल तक, तो उसमें लगभग आपको 75 से 80% मिल जाएगा। बिहार पुलिस, दरोगा, इधर डिफेंस लाइन में भी जितना भी एग्जाम है सब में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं? सारे एग्जाम के लिए आपके ल्यूसेंट का बुक, नीली वाली किताब बहुत ही एनफ रहता है। और इसी को बुक को पढ़ करके खुद से नोट्स बनाएं। ठीक है? जैसे हम क्लास यहाँ पे अब जो लगा रहे हैं, तो लगभग डेली क्लास लेने का प्रयास करेंगे और रोज वीडियो डालने की, क्योंकि हम जहाँ से क्लास ले रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल बहुत इशू आ जाता है। ठीक है ना? टेक्निकल इशू होने के कारण हम रोज क्लास का वीडियो डाल नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा कंप्रोमाइज, यहाँ पे हम वाईफाई नहीं लगा सकते हैं, जो वाईफाई का वायरिंग यहाँ पे नहीं है। तो ये सब सारी बहुत समस्या हो जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए रोज का रोज क्लास नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो लगभग अब जो हम क्लास लेंगे, अब हम मेरा क्लास जो है ल्यूसेंट के लिए रोज का हो जाएगा। लगभग 2-3 दिन पे तो एक वीडियो आ ही जाएगा किसी भी तरह से, क्योंकि नेटवर्क अधिक वाईफाई का प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे हर दिन वीडियो नहीं डाला जा सकता है। ठीक है ना? तो ल्यूसेंट का बुक की तैयारी जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी के लिए, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप क्या कहते हैं, जीएस की तैयारी खास करके ल्यूसेंट बुक से कर सकते हैं। तो जो उन्नति एकेडमी ओम प्रकाश सर के चैनल से जुड़ करके सब लड़के लड़कियां जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आज से वीडियो डालना शुरुआत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आप पूछिएगा कि सर आप नोट्स कैसे दीजिएगा? बाबू, हम नोट्स किसी को नहीं देंगे। ठीक है? क्योंकि विद्यार्थी का दिमाग जो है ना, जो तैयारी करने के लिए आता है, तो उसको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए कि आप खुद से नोट्स बनाने, कोई भी नोट्स यदि आप खुद से बनाते हैं ना, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है ना? यदि दूसरा का बनाया हुआ आप नोट जो लेते हैं, तो वो आप ज़्यादा 1-2 बार रिवीजन करते हैं, आप खुद से लिख नहीं पाते। यदि आप नहीं लिखते हैं तो दिक्कत इस चीज़ का हो जाता है कि आप नहीं लिखने की वजह से जो है ना, आप उतना ठीक ढंग से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम नोट्स नहीं देंगे, आप इसी बुक को पढ़िए। ठीक है? ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जो नीली कलर का है, ठीक है, इसका पेज लगभग 396-97 के आसपास होगा। 396 नहीं सर, 324-25 के आसपास इतना है। तो इस किताब को आप जो है पढ़ करके, और यहाँ पे जो हम समझा देंगे, तो उस आधार पे आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। खुद से नोट्स बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है। समझ आ गया कि नहीं? तो अब तैयारी करने के बाद है तो आप खुद से नोट्स बनाइए और खुद से याद कीजिए। और एक किताब इस टाइप का आता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। ठीक है? इस टाइप का रहेगा जो ऑब्जेक्टिव पूरा इसमें भरा हुआ रहता है। जैसे उसमें एक चैप्टर खत्म होगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पेपर लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हम
पढ़े हैं, कितना परसेंट हमको होगा, कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, उस हिसाब से आप अध्ययन कीजिए। उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव भरा हुआ है। उस ऑब्जेक्टिव दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, खुद आप ल्यूसेंट से तैयारी कीजिए, बहुत एनफ है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता है, खुद से तैयारी करने का कोशिश कीजिएगा। खास करके जीएस का कितना भी तैयारी कर लीजिएगा, 75 से 80% ही क्वेश्चन बन पाता है एग्जाम में, उससे ज़्यादा नहीं बन पाता है, ठीक है ना। इसीलिए मुश्किल से भागना नहीं है, समझ आ गया कि नहीं। कहा जाता है ना कि हौसला न हार, कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा है रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तो अगर संग है। समझ आ गया कि नहीं। तो ये पूरे इस टाइप से मेहनत करना है कि आगे जा कर के सही ढंग एक सीट पक्का कर ले। समझ आ गया कि नहीं। चलिए अब इतना चीज़ समझाने के बाद खुद से नोट्स बनाएंगे। अब हम चलते हैं इतिहास पे, ठीक है। इतिहास में सबसे पहला मतलब आप जो खोलेंगे बुक, एक पेज जो उल्टाएंगे तो शुरुआत में इतिहास लिखा रहेगा, ठीक है। तो इतिहास से शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके सब पेपर को पढ़ना है हमको। समझ में आ गया कि नहीं। तो उसके बाद देखिए इतिहास में सबसे पहले शुरू करते हैं भारत का इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, विश्व का भी इतिहास है, तो वो बाद का टॉपिक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, भारत का इतिहास से, ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कहाँ तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा क्षेत्र को भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। समझ आ गया कि नहीं। किस नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत, देखिए भारत देश का नाम कैसे पड़ा, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ठीक है ना। तो उसी के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत देश के कई नाम हैं, जैसे कुछ कॉमन नाम ले लिए हैं, इंडिया ले लिए हैं, ठीक है, यूनानी भाषा के आधार पर इंडिया एक नाम ले लिए हैं, एक हिंदुस्तान नाम ले लिए हैं। कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा भारत का और इंडिया नाम कैसे पड़ा। ईरान वाले जो है ना, ईरान के लोग, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भारत देश से व्यापार करते थे, जो धीरे धीरे पूरा डिटेल आगे हम समझेंगे कौन व्यापार कहाँ से हुआ करता था। तो बहुत सारे लोग भारत आते थे, ठीक है। तो ईरान वाले जो भारत आते थे, कहाँ वाले, ईरान वाले, तो सिंधु नदी जो आता वो सब नाव से अति, मतलब पहले ज़माना में इतना सुविधा नहीं था, तो नाव से यातायात करता था, जो बड़ा टाइप का नाव रहता था उससे यातायात। तो सिंधु नदी जो पार करके आता था, वो सब सिंधु को अपने भाषा में, फारसी भाषा के नाम पर उसको क्या बोला जाता था, हिंदू कहता था। उसी के नाम पर उसने हिंदुस्तान नाम कहने लगा। क्या नाम कहने लगा, हिंदुस्तान नाम कहने लगा। क्या नाम, हिंदुस्तान। समझ आ गया कि नहीं। यूनानी भाषा के आधार पर इसको क्या बोलते थे, इंदे। इसी के नाम पे अंग्रेज सब ने इसको इंडिया कहने लगा। कौन सा, इंडिया। जो जिस शब्द को हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, भारत को इंडिया के नाम से, ठीक है ना। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में, 3 भागों में, लेकिन ल्यूसेंट के हिसाब से 4 भाग हम लोग कर देंगे। कितना भाग, 3 भाग में। एक भाग हो जाता है प्राचीन इतिहास को 3, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कौन कौन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। चौथा नंबर में हम लोग एक जोड़ देंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, जो विश्व का इतिहास के नाम से जाना जाते हैं। ल्यूसेंट के ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं। विश्व का इतिहास ये सबसे लास्ट वाला है, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और क्या, आधुनिक भारत। 3 और ये 4 नाम से जाने जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए अब चर्चा कर लेते हैं प्राचीन भारत के बारे में। जो प्राचीन भारत है, सबसे पहला कौन है, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्राचीन भारत की जानकारी 4 चीज़ों से मिलते हैं। कितना से, 4 ग्रंथों से। कितना ग्रंथ से, प्राचीन भारत को जानकारी हम लोग को 4 चीज़ों से मिलती है। जो कि पहला ग्रंथ है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कौन कौन है बोलिएगा, धर्म ग्रंथ।
कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए इसको साथ साथ रटना भी है, समझ में आ गया कि नहीं? रटिएगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। सबसे पहले बात आता है यहाँ पे रटने का। लड़का सब करता क्या है कंपटीशन में, खास करके क्लास करते रहता है यहाँ पे, और नोट्स ले करके सबका खरीद खरीद करके रख लेता है यहाँ पे, ठीक है ना। और घूमने घूमने में कम नहीं रहता है। जो नया लड़का है खास करके वो लड़का सब ज़्यादा घूमने पर जोर देता है, ठीक है ना। जो जैसे मान के चलिए कोई लड़का पटना जाता है, कोई लड़का चले जाते हैं दिल्ली तैयारी करने के लिए, कुछ लड़के सहरसा रह जाते हैं। जो एरिया छोटे बड़े शहर में जाकर के घुस जाता है वहाँ पे, और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेगा। 4 8 8 दूसरा सब एक बड़ी खचरई करता है सब। लाइब्रेरी जो ज्वाइन करता है कोई लड़का तो 12 12 घंटा का लिया रहता है, लेकिन उसको कभी 8 8 घंटा भी नहीं पूरा हो पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। 12 घंटा, आप सोचिए 12 घंटा का लाइब्रेरी खरीद करके उसको पैसा पेड कर रहा है, लेकिन कभी 8 घंटा भी नहीं पूरा करता है। सबसे बड़ा समस्या तो लड़का के शेड्यूल पर है यहाँ पे। जो सबसे पहले फोकस करना चाहिए अपना शेड्यूल क्या है, इस शेड्यूल को ठीक करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 12 घंटा में वो कभी 8 घंटा करेगा, कभी 5 घंटा करेगा, और कुछ दिन के बाद सोच रहा क्या कहते, कभी 12 घंटा का ड्यूटी लगा देगा वहाँ पे, लेकिन कभी 10 दिन में एक दिन 12 घंटा का ड्यूटी लगाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे फंस जाता है कि ये कभी 12 कभी 8। ये पढ़ाई, देखिए पढ़ाई एक लगातार फोकस करना चाहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार तैयारी कीजिए। मान के चलिए आप आज 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो कल भी आप 12 घंटा पढ़िए। रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए यहाँ पे, ठीक है ना। और नहीं तो पार्क में ले जा करके घुमाते हैं आप लोग, ये सब बहुत गलत बात है। ये सब नहीं करना चाहिए। खास करके बड़ा शहर में, पटना सब में बहुत रंगीन हवा चलते हैं, वो हवा सबसे बच करके रहिएगा, क्योंकि वो हवा आप लोग को काम देगा नहीं, ठीक है ना। रंगीन हवा से बचिए, खुद अपना सेपरेट में रहिए। लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं तो 12 का 12 ड्यूटी कीजिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं मेरे भाई, ये बहुत गलत बात है, ठीक है कि नहीं। तो रंगीन हवा से आप लोग को बचना है। देखिए वो जितना है क्या कहते हैं दूसरों के पीछे भागिएगा, उससे कोई प्रॉफिट होने वाला रहता नहीं है। और लड़की सब भी उस मैटर पे कम नहीं होता है। वो सब करता क्या है, वो सब को देखिए सबसे पहला बात, वो सब को केस तेस बांधने के लिए, बाल उल बांधने के लिए पिलास पेचकस का उन लोग को कमी नहीं होता है। इधर से पेचकस मार लेगा, इधर से पिलास लगाएगी, इधर से चारों साइड से लगा लगा करके ठोक ठाक करके उसको सीधा कर लेगी, और 2 को बाल इधर से गिरा लेगी नीचा, ठीक है। कोनो को देखेगा तो जैसे इधर से कोई जा रहा है मान के चलिए, उसको देखेगा उधर देख करके उसको सरियाने लगेगा, और वो देख करके ऐसे कर देगा। अब बताइए उस समय लड़का डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। देख करके मुस्कुरा देता है तो और खतरनाक हो जाता है। लेकिन लड़का सबका समस्या ये बहुत बड़ा बन जाता है। न जाने ये 2 गो बाल कितना लड़कों का भविष्य बर्बाद किया है, कुछ समझ का बात नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस सब से बचिएगा। उस सब का दुनिया भर का आप लोग का अस्त्र शस्त्र रहता है बाल उल बांधने के लिए। वो सब बांध के बढ़िया से पिलास पेचकस से ठोक ठाक करके कहीं भी घूमिए। वो फ्री फायर वैसे नहीं घूमिए, ठीक है कि नहीं। तो कहाँ तक समझा दिए थे पुरातत्व संबंधी सा। इसको 4 भागों से हम लोग को जानकारी मिलते हैं। देखिए वेद, सबसे पहले इसका जानकारी देखिए 4 चीज़ों से मिलता है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा धर्म ग्रंथ के बारे में। किस चीज़ के बारे में? धर्म ग्रंथ के बारे में, ठीक है ना। तो धर्म ग्रंथ जो है क्या, धर्म ग्रंथ, इसका सबसे अच्छा जो ग्रंथ आता है वो वेद है। क्या है? भारत में सबसे अच्छा ग्रंथ इसमें धर्म ग्रंथ में माना जाता है वेद को। किसको माना जाता है? वेद को। सबसे अच्छा ग्रंथ क्या है? वेद। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सब को नोट्स बनाइएगा खुद से। इसका वेद है। इसका रचयिता का नाम है महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास। रचयिता का नाम है महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास, ठीक है। तो इतना वेद व्यास को उतना याद नहीं रखना है, सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए वेद का रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण। कौन है? महर्षि कृष्ण। इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। तो वेद होता है 4 गो। वेद कितना भाग में बांटा गया? 4। कितना? 4। वेद क्या गो है? 4 गो। एगो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेद क्या गो है? 4 गो है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद, ठीक है कि नहीं। तो इतना भी याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब समझते हैं ऋग्वेद से क्या है, ठीक है। ऋग्वेद से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। कितना है? 10 मंडल है। 228 सूक्त, मतलब 228 को ऋचाएँ अधिक श्लोक है। 228 क्या है? श्लोक है। 10,432 ऋचाएँ हैं। क्या है? 10,432 ऋचाएँ हैं। कितना मंडल है? 10 को मंडल है। 1028 श्लोक है। 2,462 ऋचाएँ हैं। देखिए ऋचाएँ सब का अध्ययन, ये सब चीज़ें जितना वेद तेद है, वेदांग, ये सब हो गया, ये सब थोड़ा मतलब ऋषि लोग इसका उपयोग करते हैं, मतलब वो सब पढ़ते हैं। जैसे इन सब पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं, मुनि महात्मा के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें के बारे में जानकारी जो है वो ऋषि मुनि लेते हैं। जो इस चीज़ का जानकारी और परिपूर्ण हो जाते हैं, अच्छा से जानकारी ले लेते हैं, जो आप कुछ सीख गए हैं, तो उसे होत्री कहा गया है। क्या कहा गया है? होत्री कहा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये सब मेन पॉइंट है। देखिए सबसे पहले ये बात है कि हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितना आप बुक्स में दिया रहता है आप उतना चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ समस्या है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर, कितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इम्प्रूव आप जितना लिखा हुआ है बुक्स में, आप सारी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है। इसीलिए कुछ चीज़ों का अंडरलाइन करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जो पूरा फोकस क्या कहते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, उस हिसाब से हमको करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए ये होत्री, जो 2,462 ऋचाएँ, जो ऋचाएँ का अध्ययन करता है उसे होत्री कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ मतलब 10 को मंडल है। तो 10 मंडल को नहीं जरूरी है पढ़ने के लिए, कुछ मंडल का जरूरी है। जैसे सब मंडल पढ़ेंगे, 10 मंडल क्या फायदा है उसको पढ़ करके, कोई दिक्कत, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो 10 मंडल में कुछ मंडल का चर्चा करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीसरे मंडल में है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या? यहाँ देखिए इसके अंडरलाइन कर लेना है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, क्या है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नमः वर्गो देवस सुधीमयो धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। तो ये होता है गायत्री मंत्र यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये गायत्री मंत्र हो गया। उसके बाद 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता को जैसे आप लोग गांव भर में देखते होंगे कि सोमवारी लोग करते हैं, सोम के दिन को मतलब उपासना करता है, जो मतलब भूखा रहना पड़ता है और शाम को पूजा पाठ करके खाना पीना खाता है, ठीक है। तो ये एक गांव घर के नियम है, ठीक है ना। तो ये सभी लोग करते हैं गांव घर में। और ये सारी चीज़ें मतलब ये सब कहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा? वेद वेदांग के सब चीज़ में। लेकिन खास जो चीज़ पे अपना लोग को उतना चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, जो मटेरियल में मतलब जो काम लायक चीज़ है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। देखिए तो सोम देवता का भी उल्लेख। उसके बाद क्या है 8वें मंडल में हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ ऋचाएँ हैं। क्या है? हाथ से लिखा हुआ, वहाँ पे क्या है 8वें मंडल में ऋचाएँ हैं, जिसको जो हाथ से लिखा होगा उसे खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे खील कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में गाय का भी कई जगह पे उल्लेख किया गया है। देखिए गाय हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छा चीज माना गया है। गाय को गांव में लक्ष्मी का मतलब अति दिया जाता है, दरिया दिया जाता है। यहाँ पे उसको पूजा पाठ किया जाता है, जो जिस तरह से होता है मतलब बहुत अच्छा मानते हैं गाय को, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए धर्म के भी हिसाब से जातिवाद करके रख देता है। जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, बहुत सारा धर्म, आगे समझने वाले बहुत सारे धर्म का लोग होता है, ठीक है ना। तो धर्म के आधार पे हर चीज़ों को लोग जो है ना बांट देता है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग गाय को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में उसका क्या कहते हैं बहुत मतलब गलत व्यवहार करते हैं इन सब चीज़ों को। तो इस सब पे सरकार भी जो है ना बहुत सारे इस चीज़ सब पे बहुत रोक लगाया है, जो अच्छी काम किया है कि बहुत मतलब वो सब जो आप लोग भी जानते होंगे कि गाय को कितना वो सब खराब नज़रिए से देखते हैं और उसका मान शून्य बना देता है।
तो देखिए सबसे बड़ा समस्या है, जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड होगा उस चीज़ का, वो चीज़ आप कितना भी बंद कर दीजिएगा ना तो वो हल्का फुल्का चलते ही रहता है, ठीक है ना। तो लेकिन भारत में इस तरह से अब इस हद तक कर दिया गया कि अब चलने का कोई संभावना नहीं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे चलता है जो बिना कंप्लेन की वजह से चल रहा है। जैसे बिहार में अभी मान के चलिए नीतीश कुमार शराब को बंद कर दिया है, ठीक है। तो लोग, हम किसी पार्टी से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम मतलब ये चीज़ हम एक समझाने के पर्पज से बता रहे हैं कि जैसे शराब को बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए शराब बंद हो गया तो एक तरफ से वो समाज के लिए अच्छा किया कि उसने बंद किया है, लेकिन लोग मतलब उस चीज़ का मार्केट में डिमांड हो गया, शुरू से उसका आदत लग गया तो उस लोग पिएगा ही कहीं से व्यवस्था करके, ठीक है। तो वो चीज़ का लोग डिमांड करते हैं। तो बिजनेस देखिए, बिजनेस हर जगह पे है, बिजनेस करने के लिए लोग बहुत चाहता है। तो वो क्या करते हैं लोग, कहीं न कहीं से मतलब दूसरे एरिया से, दूसरा देश से, बगल में जैसे सटा हुआ देश नेपाल है, वहाँ से उठा करके माल ला लेता है चोरा नुका करके। तो मार्केट में उस चीज़ का डिमांड हो गया, लेकिन लोग उसी पे आवाज़ उठाएगा कि सरकार बंद किया लेकिन उसको बिजनेस बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन देखिए आपका पड़ोसी में चल रहा है, आप कंप्लेन नहीं करते हैं। जैसे कहीं पे भी, हम किसी पार्टी पर्पज से नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके मतलब आपके बगल में चल रहा है, आप नहीं कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे आपके घर में आपका बेटा पी रहा है, आपका हस्बैंड पी रहा है, या आपका वाइफो, कहीं कहीं महिला भी कर लेती है सब, तो वो भी मार लेती है, तो आप उस चीज़ का कंप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन सीधा सरकार पे आवाज़ उठा देते हैं। सबसे बड़ा समस्या, आप पहले घर से सुधरने का प्रयास करेंगे तब ही हो सकता है सारे चीज़ों का डील, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये है सबसे बड़ी समस्या, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करना पड़ेगा कि चल एक कदम कुछ लोगों के साथ लेकर के, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को मतलब इस टाइप से चलना पड़ेगा, देश को एक अच्छा, लोग कहते हैं ना कि पढ़ लिख करके, मान के चलिए कल के डेट में हम सफल नहीं हुए तो पढ़ लिख करके क्या होगा। अभी मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ करके सफल नहीं हुए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जैसे सारे चीज़ें आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सारे विषय को आप अध्ययन करेंगे तो इतना तो होगा कम से कम, आप कल को डेट में आप नहीं सिलेक्शन हो पाए, इतना तो होगा कम से कम देश को एक अच्छा नागरिक मिलेगा। कि नहीं तो जो मूर्ख रहता है, मान के चलिए जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उसको पता नहीं कि हमको चलना कहाँ है, किससे क्या बात करना है। चल रहा है दायां चलने का, दायां से चल रहा है, बायां से बायां चलने का चल रहा है, दायां से किसी को गरिया रहा है, न बात करने का ठिकाना, न किसी को कोई चीज़ भी करने का ठिकाना, ठीक है ना। तो कम से कम पढ़ लिख करके तो एक देश को एक अच्छा नागरिक मिल रहा है कि हम कम से कम दूसरों को भी हम क्या हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होगा, एक अच्छा नागरिक मिल रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, दूसरों को कुछ भी करता है, चलता है किधर कहीं कुछ करता है, तो वो सब का एक लिमिटेशन फेल हो जाता है। आप देखिए जो अच्छा एजुकेशन लिया होगा, मान के चलिए कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, बीपीएससी को खूब अच्छा लेवल तक तैयारी किया, वो मान लीजिए पीटी पास हुआ, मेंस में छट गया, या क्या कहते हैं इंटरव्यू में छट गया, कहीं तक छट करके मान के चलिए नहीं सिलेक्शन हो पाया। तो ये तो है कम से कम देश को एक अच्छा नागरिक है कि वो अच्छा मतलब दूसरों के लिए भी कर सकता है। तो ये नहीं कि वो अनपढ़ है, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा है, दूसरों को भी गरिया रहा है। तो ये सब भी होता है। सबसे बड़ी समस्या मर्यादा होता है, जो लोगों को रहना चाहिए हर चीज़, ठीक है ना। तो कहाँ तक समझ लिए थे, गाय से है, ठीक है, गाय तक समझ लिए थे। ऋग्वेद में इसका भी चर्चा है। देखिए इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है ऋग्वेद में। इंद्र जो भगवान है उसके लिए कुछ चीज़ों की जानकारी दिया गया है, कितने ऋचाएँ से 250, तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ ऋग्वेद में दिया गया है। समझ देखिए अब उसके बाद समझते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, सामवेद का अर्थ होता है ज्ञान। साम का अर्थ क्या होता है, शाम का, सामवेद का नहीं, शाम का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है ना। सामवेद में यज्ञ के जो अवसर पे जो गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन होता है। क्या होता है, ऋचाओं का संकलन। जैसे यज्ञ में जो गाना ताना जो गाया जाता है, या ऋचाएँ जिसको मंत्र बोले जाते हैं, वो सब जो बोला जाता है, उसी को क्या कर उसी के में किस चीज़ का चर्चा होता है, सामवेद में गाए जाने वाले ऋचा का। ऋचाएँ का मतलब मंत्र होता है। क्या होता है, मंत्र का जो संकलन होता है। समझ में आ गया कि नहीं, इस चीज़ का भी जानकारी देता है। जैसे
कोई गाना का भी ज्ञान बहुत सारी चीज़ों को लिया जा सकता है। जैसे गाना भी कोई है, वो सब क्या है, एक ज्ञान का तात्पर्य आ जाता है। जैसे यज्ञ में भी, यज्ञ जो होता है तो बाबा लोग जैसे ऋषि मुनि जो लोग होते हैं वो सब गाना ताना गाते हैं अपना, और कुछ मंत्र का भी उल्लेख करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब किसके माध्यम से होता है, सामवेद के माध्यम से। जैसे गाना, किसी भी चीज़ का ज्ञान एक ज्ञान होता है। जैसे अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्या है, तो एक साम का ही शब्द है, क्या है, साम का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। तो जैसे हिंदी, जैसे ये अलग गाना हो गया। जैसे मान के चलिए हिंदी गाना है, ये जो तेरी पायलों की छम छम है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। समझ आ गया कि नहीं, ये पायल की छम छम पे नहीं जाना है, दिल के धड़कन पे नहीं जाना है। ये सब बहुत खराब चीज़ है। जो इस चक्कर में पढ़ने की कोशिश करते हैं उसको हम हाथ जोड़ते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं, ये सब बहुत खतरनाक चीज़ है। बाद में आप लोग को पता चलता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, ठीक है कि नहीं। कहते हैं ना कि वो पहले पता ही नहीं चलता है। कहते हैं कि दिल लगाने से पहले पता होता कि इतनी तड़पाती है मोहब्बत, तो हम दिल लगाने से पहले हम हाथ जोड़ लेते हैं। समझ आ गया कि नहीं, वो बाद की बात होता है, पहले पता नहीं चलता है, ठीक है ना। सबको मोहब्बत में बहुत अच्छा लगता है, तो बाद में उस चीज़ का समस्या का पता चलता है कि क्या होता है। जब आप बहुत, ये सब खतरनाक लाइन होता है, ठीक है ना। जब शुरुआत में आप किसी के प्यार में जाते हैं तो शुरू में बहुत आपको अच्छा लगेगा। जब पढ़ने भी बैठिएगा ना तो टेंशन से दिमाग खराब होते रहता है, टेंशन से आपका दिमाग खराब होगा। फिर बाद में आपको क्या कहते हैं, फोन नहीं आया तब टेंशन, खाना खा रहे हैं फिर भी टेंशन। तो ये सब बहुत समस्या आता है, इसीलिए इस सब से बच के रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बचने वाले हैं नहीं, ठीक है। सामवेद का, इसका जो अध्ययन करता है, क्या करता है, इसका जो अध्ययन करता है उसको उदात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदात्री। तो अब हम लोग समझ लेंगे आगे की वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इस सब वीडियो को देख करके, और अगला भी वीडियो डालते रहेंगे, तो इस सब वीडियो को वेट कीजिएगा, ठीक है। और सब लोगों को जय हिंद। बाबू लोग, जितना भी लोग हैं सब